सभी का स्वागत है बायोस्कॉलर के इस प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैट बी के और सीवीटी पीजी के सेल बायोलॉजी के बारे में। सीवीटी पीजी तो आने ही वाला है एग्ज़ाम। अच्छा, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। तो दो पार्ट होगा इस वीडियो का। हम इस पहले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनिशियल स्टेज में आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग के बारे में देखेंगे। तो ये रहा सिलेबस, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑब्वियसली ये जो आप पढ़ते हैं बेसिक में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेली हैं उनके बारे में, तो ये सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है। उसके साथ साथ सेल साइकिल, सेल ग्रोथ कंट्रोल, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला रीजन। गैट बी में तो हर वक्त ये सब ऑटोक्राइन क्या है, पैराक्राइन क्या है, यहाँ ये सब रीजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वेटेज एक बार देख लेते हैं। 2024 में 5-6 सवाल क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला का जो 3-4 चैप्टर है, मैं एक बार ब्रॉडली अगर आपको चैप्टर का नाम लिख दूँ जो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे मैंने लिखा है 1। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनेली। अब सेलुलर ऑर्गेनेली में क्या आपको ध्यान रखना है, टिपिकल जो इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो लिपिड मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन, कार्डियोलिपिन कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह का जो सवाल आता है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेलुलर ऑर्गेनेली हो गया। उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन चौथा। फिर फोर्थ इज आपका सेल साइकिल। सेल साइकिल। फिफ्थ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग सबसे मोस्ट कॉमनली रिपीटेड। आपको बेसिक अभी बहुत डिटेल में घुसने का ज़रूरत नहीं, आप बेसिक सब जीपीसीआर एक बार पढ़ लीजिए, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पढ़ लीजिए, इसके बारे में फिर से हम बात करेंगे। तो छठा होगा आपका सेल सेल जंक्शन। सेल साइटोस्केलेटन में ही सेल सेल जंक्शन रह जाता है। एडिशनल टॉपिक तो ये मस्ट 5 जो टॉपिक मैंने अभी हाईलाइट किया आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, मतलब जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। सेलुलर ऑर्गेनेली में जैसे मैंने बताया उसमें ऑर्गेनेली का फंक्शन, उसके साथ साथ जो जैसे सेल सेल जो आपका सेलुलर ट्रैफिकिंग, प्रोटीन ट्रैफिकिंग कैसे होता है उसमें आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एपोप्टोसिस, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए एपोप्टोसिस कैसे होता है। एंड आपका कैंसर का जो बेसिक, जैसे टाइप्स ऑफ कैंसर बहुत बार पूछा गया है। सीएसआर में भी, आप जीएसआर जब देने जाएंगे उसमें भी पूछा जाता है। सो ये 5 क्रूशियल टॉपिक हैं। 3-4 अभी मैं जितने टॉपिक को ले सकता हूँ मैं डिस्कस कर देता हूँ। उसके साथ साथ जो छोटे मोटे टॉपिक रह जाएगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब इंट्रोडक्शन, अगर जैसे उससे पहले अगर अब इंट्रोडक्शन के बारे में ध्यान रखें, जो आप एनसीईआरटी से एक बार, और हमेशा मैं बताता हूँ कि जैसे गैट बी का जो लेवल है दैट इज़ ठीक ठाक लेवल, बहुत मुश्किल कभी नहीं सवाल पूछा गया है। सो सवाल तो मुश्किल होगा नहीं। तो एनसीईआरटी में जो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल का जो चैप्टर दिया है आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ सेल डिवीज़न का भी चैप्टर पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। आप ये भी देख पाएंगे कि बहुत सारे छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन जो आपको छूट जाते थे वो आप कर लेंगे ऑब्वियसली। सो बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम आपको क्या करना है, एनसीईआरटी डेफिनेटली एक बार पढ़ के जाना है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीज़न। अब आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चालू कर रहा हूँ क्या क्या आपको करके जाना है। सो जैसे पहला इंपॉर्टेंट जो चैप्टर मैंने लिया है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बुक से भी दिखा दूंगा डायग्राम, इट्स बेटर टू एटलीस्ट एक बार विजुअलाइज हो जाएगा, आपको आसान रहेगा समझने में। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन से, और तो ये चैप्टर आप कहाँ से एक बार देखेंगे, आपने बीएससी में जैसे पढ़ा एक बार कार्प से तो आप पढ़ लेंगे। ये रहा कार्प का बुक, बहुत अच्छा बुक है जिसमें बहुत सारे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं जनरली। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, तो डेफिनेटली जो लोग नए से प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे भी हैं कि सीएसआर के लिए भी जो पढ़ रहे हैं दे कैन फॉलो दिस बुक, बहुत बेसिक बुक है। तो कार्प से आप सेल बायोलॉजी का बेसिक पढ़िए। तो ये कार्प हो गया। उसके साथ साथ आपको लिलिंजर देख के जाना है। अब लिलिंजर क्यों देख के जाना है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आपको समझना पड़ेगा। सो ये पंच अप होकर क्वेश्चन आता है, लिलिंजर फॉर बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना।
मेम्ब्रेन तो लिपिड से ही बनता है, लिपिड प्रोटीन लिपिड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट से पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉम्पोजिशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बनता है। सो दिस इज़ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कॉम्पोजिशन और आर्किटेक्चर के बारे में जब भी बात होगा तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने अभी बताया कि किस चीज़ से बनता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल सभी लोग जानते हैं, माइसेली फॉर्मेशन। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, एक है माइसेली, दूसरा है वेसिकल। माइसेली आप देखेंगे, ये रहा माइसेली, इस कब बनता है, एम्फीपेटिक लिपिड एग्रीगेट। सो दीस आर एम्फीपेटिक लिपिड एग्रीगेट, जिसमें एक पोलर हेड होगा, एक नॉन पोलर साइड, जो आपका ये टेल होगा, नॉन पोलर टेल होगा। सो साइड चेंज देख सकते हैं आप यहाँ पे, इंडिविजुअल यूनिट्स आर ओइज शेप्ड। तो माइसेली में देख सकते हैं जो एक्वास कैविटी हैं, ऐसे जैसे वेसिकल में एक्वास कैविटी, सो बाउंड कंडीशन में यहाँ पे पोलर कंपाउंड ट्रेवल हो सकता है। पर इसमें माइसेली जब बनता है पूरे चारों तरफ पोलर एनवायरनमेंट और अंदर की तरफ नॉन पोलर एनवायरनमेंट, ये क्रूशियल डिफरेंस है आपके माइसेली एंड वेसिकल में। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट कि जो लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, उससे पहले आप अगर थोड़ा बायोकेमिस्ट्री भी इसमें इसका देखें, तो जैसे लिपिड्स में आप जाएंगे, जब इसके बायोकेमिस्ट्री में जब जाएंगे, सो मेम्ब्रेन लिपिड जो डिवीजन, मेम्ब्रेन लिपिड जो होते हैं जनरली, एक होता है आपका फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड आर्किया लीथल लिपिड। माइक्रोबायोलॉजी का फेवरेट क्वेश्चन जानते हैं कि आर्किया में कौन सा तरह का लिंकेज पाया जाता है। सो दिस आर आर्कियल ईथर लिपिड, जैसे देख सकते हैं। सो दे हैव दिस ईथर लिंकेज, है ना। ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड स्टोरेज लिपिड न्यूट्रल, जो ट्राइग्लिसराइड जो फैट होते हैं, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो फॉस्फोलिपिड, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, आपको दिख रहा है, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप। सो एक ग्लिसरॉल का ग्लिसरॉल का बैकबोन, उसके साथ फैटी एसिड जुड़ा हुआ रहता है। स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोसिन बैकबोन, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोसिन बैकबोन। तो ये रहा स्फिंगोलिपिड, तो ये स्फिंगोलिपिड, स्फिंगो से अगर फॉस्फेट रहेगा तो उसको फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। ग्लाइकोलिपिड, जिसके साथ ऑलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ रहता है। सो दिस इज द मेन कंपोनेंट, इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिए। स्फिंगोसिन, स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोसिन बैकबोन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ आप टाइप्स आप जैसे जानते हैं कि फॉस्फेटिल कोलिन, इथेनॉल, फॉस्फेटिल सेरीन, कोलिन, इथालोनामिन। अब यहाँ पे आपको जो सवाल पूछा जाएगा कि नेगेटिवली चार्ज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में बताइए, कौन कौन सा नेगेटिवली चार्ज है। जैसे फॉस्फेटिल सेरीन, फॉस्फेटिल, ये जैसे प्रोसेस देखें, टोटल नेट नेगेटिव चार्ज दैट इज -1। सेरीन, इनोसिटॉल आर नेगेटिवली चार्ज, फॉस्फेटिल सेरीन, इनोसिटॉल आर नेगेटिवली चार्ज। ओवरऑल चार्ज आप जब देखेंगे तो डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या देखना पड़ेगा, जैसे ये स्फिंगोसिन मैंने आपको बता दिया, ये रहा स्फिंगोमाइलिन, ये है आपका ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, जिसमें ग्लूकोज जुड़ा रहता है, लैक्टोसेरिब्रोसाइड, जिसमें डाई और ट्रेटोसाइड, ग्लोबोसाइड भी बोला जाते हैं, और गैंग्लियोसाइड, GM2। अब यहाँ से और ध्यान अगर रखेंगे कि जैसे ए एंटीजन ओ एंटीजन, जिसमें ब्लड ग्रुपिंग में काम आता है, तो ओ एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये स्फिंगोसिन बैकबोन है, दिस आर और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। सो अब जो आप उसके साथ साथ और ध्यान रखना अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ओ एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन। ओ एंटीजन में गैलेक्टोज फ्यूकोज एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, गैलेक्टोज ग्लूकोज। ए एंटीजन में एडिसनन एल एसिटाइल ग्लूकोजाम, गैलेक्टोजामिन, गैल, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन, और उसके साथ साथ बी एंटीजन में गैलेक्टोज। ठीक, ये रहा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री है, आप एक बार लेलिंजर से देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पोजिशन, उसके साथ साथ जो फॉस्फोलिपिड हैं, ग्लिसरोस्फिंगोलिपिड हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया। सो यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ। सो आप अगर देखेंगे कि मेम्ब्रेन लिपिड्स, सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मेम्ब्रेन लिपिड्स। मेम्ब्रेन लिपिड्स में ध्यान रखिए, पहला जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया है, ये जो चार्ट आपको दिखाया है, ये चार्ट मेम्ब्रेन लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड इन केस ऑफ स्टोरेज लिपिड दैट इज डिफरेंट। सो मेम्ब्रेन लिपिड में आप ध्यान रखिए, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिफरेंट फॉस्फोलिपिड है उसमें नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स कौन कौन से हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चार्जेस ऑन द phospholipids, charges on the phospholipids।
जैसे फॉस्फोडाइल सेरीन, जैसे फॉस्फोटिडाइल सेरीन आर नेगेटिवली चार्ज। फॉस्फोडाइल सेरीन, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल। फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल नेगेटिवली चार्ज। तो ये रहा नेगेटिव चार्ज। दो फॉस्फोलिपिड के बारे में अगर पूछा गया तो ये बता देंगे। उसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बायोकेमिस्ट्री ऑफ, जैसे कोलेस्ट्रॉल का एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल पोलर है कि नॉन पोलर है? कोलेस्ट्रॉल एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। जैसे अगर आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखेंगे, कहाँ गया कोलेस्ट्रॉल, नीचे शायद मिल जाएगा। ये रहा कोलेस्ट्रॉल। इसमें एक पोलर हेड ग्रुप रहता है, उसके साथ साथ ये एल्काइल साइड चेन होता है जो नॉन पोलर होते हैं। सो इसमें 4 फ्यूज रिंग जैसे देख सकते हैं, ABCD, ABC 3 है हेक्सामेरिक, D है पेंटामेरिक। और कितने कार्बन्स होते हैं? 27 कार्बन्स होता है। सो ये छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर एक बार देख के जाएंगे, बस आपका काम हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ एब्सेंट, सो कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन प्लांट। इसमें उसके जैसे इन इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट, जिसका इंस्टेड में क्या रहता है? स्टिग्मास्टेरॉल और सीटोस्टेरॉल। ये पूछा गया है CUT PG 2024 में ही शायद पूछा गया है। स्टिग्मास्टेरॉल और सीटोस्टेरॉल ये आपका प्लांट में पाया जाता है, बस इतना ध्यान रखिए। सो इट इज़ अ मेजर स्टेरॉल फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट में पाया, इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट में पाया जाता है स्टिग्मास्टेरॉल और सीटोस्टेरॉल, SITOSTEROL, सीटोस्टेरॉल। बस ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये बस काफ़ी है। जैसे मैंने बता दिया कि माइसेली आप देख लीजिए, माइसेली लिपिड बाइलेयर, एंड आपने अभी देखा एक वेसिकल के बारे में। तो वेसिकल क्या होता है? वेसिकल का जो कोर होता है दैट इज़ पोलर इन नेचर। ये हो गया। अब आइए मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। तो अगर आप मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे आप देख सकते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंकल एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर अटैच्ड और ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। उसके साथ साथ ये जो इंटरेक्शन है, दीज आर वेरी वीक इंटरेक्शन, जो आप चाहे तो कैसे अब निकालना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑल्सो। यहाँ पे पूछा जाता है कि आयनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट का नाम बताओ। जैसे आप इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट करना चाहते हैं, सो जैसे आयनिक डिटर्जेंट का नाम पूछ ले, ये आपका अप्लाइड बायोलॉजी वाला सवाल हो गया। सोडियम डीऑक्सीकोलेट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट इज एन आयनिक डिटर्जेंट। अच्छा, नॉन आयनिक डिटर्जेंट में आते हैं ट्राइटोन X100 और ये ऑक्टाइल ग्लूकोसाइड, दिस आर नॉन आयनिक डिटर्जेंट। सो ये टू आइसोलेट, सो डिटर्जेंट आर यूज टू आइसोलेट इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, आइसोलेट द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ध्यान रहेगा, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, यहाँ पे ट्राइटोन X100 एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ये हो गया आपका। सो जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया, सो माइसेली लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में जैसे मैंने आपको डिवाइड कर दिया, एक है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जिससे क्या पूछा जा सकता है? जिससे आपको पूछा जा सकता है, आई वांट टू आइसोलेट दिस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सो आयनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट और लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज लिपिड
एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, ये कहानी खत्म। अब दूसरा है कि एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, जैसे आयन चैनल्स हो गए, सो दीस आर इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, 7 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड, कुछ लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में ध्यान रखिए। अच्छा, उसके साथ साथ आप इसके बाद आ जाएगा, बस इतना ही कर लीजिए, दैट इज़ अप टू सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे, दैट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या देखना है, क्या ध्यान रखना है आपको। एक है जैसे टाइप्स ऑफ चैनल प्रोटीन, यूनिपोर्ट, सिनपोर्ट, एंटीपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हम जो चीज़ देखना चाहते हैं उसमें हम देखेंगे कि क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, यूनिपोर्ट, सिनपोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिनपोर्ट, एंटीपोर्ट क्या है, बस इतना ही ध्यान रखिए। इससे भी आसान CVT PG में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा है कि जो एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में घुसने से पहले और एक छोटा सा चीज़, एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब जो लिपिड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। अब अगर थोड़ा लिपिड का प्रोफाइलिंग, मतलब लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखेंगे तो जैसे देख सकते हैं फॉस्फेटिडिल सेरीन इनर लिपलेट में ज़्यादा, साइटोसॉलिक सरफेस, और ये एक्सोप्लाज्मिक, मतलब इनर एंड आउटर सोच सकते हैं। फॉस्फेटिडिल इथाइलएमाइन का भी सेम चीज़ है। स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटिडिल कोलिन आर ऑन द एक्सोप्लाज्मिक सरफेस, सो दे आर प्रेजेंट इन आउटर लिपलेट। फॉस्फेटिडिल इनर लिपलेट, आउटर लिपलेट अगर देखें तो एक्सोप्लाज्मिक, और इन आपका ये साइटोसॉलिक सरफेस। सो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, RBC के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। सो ये चार्ट थोड़ा ध्यान रखिए कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ लिपिड एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, एंड उसके साथ साथ जो फिजिकल केमिकल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होता है। सो ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फेटिडिल सेरीन, फॉस्फेटिडिल इथेनोलामीन, ये सारे देखेंगे आप, जैसे डिपेंडिंग अपॉन दैट, जैसे साइटोसॉलिक मतलब एक्सोप्लाज्मिक एंड साइटोसॉलिक में डिफरेंशन अलग अलग है। ठीक है, अब इनके साथ साथ और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि परमेबिलिटी क्या है। ये चार्ट जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिए, गैसेस का परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल का परमेबिलिटी, इथेनॉल परमिएबल है, वाटर, यूरिया आर स्लाइटली परमिएबल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, आयनिक स्पीसीज, चार्ज पोलर मॉलिक्यूल आर ऑल इम्परमिएबल। सो अगर मैं मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करके पूछ ले कि भाई बताओ CO2 आगे जाएगा, इथेनॉल आगे जाएगा, कौन आगे जाएगा, 1 2 3 करके पूछ ले, तो आपको ऑब्वियसली CO2 पहले, उसके बाद इथेनॉल, उसके बाद ग्लूकोज सपोज पूछ ले तो उसके बाद ग्लूकोज। सो बेस्ड ऑन परमेबिलिटी आपको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। ये चार्ट हर पिलोरी से लिया गया है, CSR में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑब्वियसली गेट बी टाइप क्वेश्चन में तो पूछा जा सकता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये परमिबिलिटी के बारे में पूछ लिया गया है। अब आइए जहाँ पे मैं लिख रहा था, सो आपको क्या ध्यान रखना है, एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें देख सकते हैं फॉस्फेटिडिल सेरीन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल कहाँ कहाँ पर आ जाता है। फॉस्फेटिडिल सेरीन में जैसे आप जानते हैं कि एनेक्सिन 5 का स्टेनिंग होता है, एनेक्सिन 5, तो एनेक्सिन 5 फॉस्फेटिडिल सेरीन तो क्या होता है, इनर लिपलेट में रहता है, आपको आउटर जैसे आपने देखा एक्सोप्लाज्मिक एंड साइटोसॉलिक। तो इसमें क्या होता है, तो एनेक्सिन 5 अगर आप स्टेन करेंगे, जो वो फॉस्फेटिडिल स्टेरिन के लिए स्टेन करते हैं, तो एपोप्टोसिस में क्या होता है, फॉस्फेटिडिल सेरीन इज लोकेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, फॉस्फेटिडिल सेरीन इनर लिपलेट से बाहर निकल के आउटर लिपलेट में चला जाता है। सो ये क्वेश्चन एक एनेक्सिन 5 फॉस्फेटिडिल सेरीन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब ट्रांसपोर्ट में क्या ध्यान रखना है, सिंपल डिफ्यूज़न तो आप सभी लोग जानते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न में जैसे आपने देखा कि गैसेस, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, स्मॉल पोलर बट चार्ज मॉलिक्यूल जैसे वाटर, इथेनॉल आर एबल टू डिफ्यूज़। सो परमिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परमिएबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा माइकलिस मेंटेन टाइप और एंजाइम काइनेटिक्स टाइप ग्राफ शो करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड
डिफ्यूज़न। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखते जा रहा हूँ, काइंडली उसको रिविजिट कर लीजिए, रिवाइज करने के टाइम आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में तो यहाँ पे अगर कुछ छोटा तो मैं एक बार बता देता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ अगर और थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो यहाँ पे पूछा जा सकता है जैसे टी सेक्स डिजीज़ कब होता है। तो ये पाथवे है आपका क्या, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, जैसे गैंग्लियोसाइड के बारे में ही है। तो जैसे हेक्सोएमिनेडेज के डिफिशियंसी से टी सेक्स डिजीज़ होता है, जो क्या बताया GM2 से GM3 बनाता है। उसके साथ साथ गॉचस डिजीज़ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड के डिफिशियंसी की वजह से बनता है। नाइमेंस्पीस फिंगोमाइलिनेज डिफिशियंसी की वजह से बनता है। और बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गॉचस डिजीज़ नाइमेंस्पीक पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कौन कौन सा एंजाइम है वो भी एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, तो काइंडली एक बार अपना आप नोट डाउन कर लीजिए। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, स्फिंगोमाइलिनेज, हेक्सोएमिनेडेज, ये काफ़ी क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या, जैसे और उसके साथ साथ एराकीडोनिक एसिड के साथ एराकीडोनेट से बनता है 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14, 5, 8, ये बायोकेमिस्ट्री का सवाल हो जाएगा। 5, 8, 11, 14 नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, बहुत सारे क्लासेस में मैंने बताया। सो ये जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन एंड और एक है आपका मेक्लोफेनमेट। और एग्जाम्पल इनहिबिट द एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज, जिसका और एक नाम क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज ऑल्सो नोन है साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये क्या करते हैं, which inhibits the early stage in the pathway of arachidonate to prostaglandin and thromboxane. So arachidonate and prostaglandin ये सारे क्या है, ये इन्फ्लामेशन, पेन, ये सब जैसे पेन रिलीविंग आप जब दवाई लेते हैं। सो नॉन स्टेरॉइडल जैसे एस्पिरिन, अभी एस्पिरिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो इट विल इनहिबिट दिस पाथवे of conversion of arachidonate to prostaglandin and thromboxane by inhibiting which enzyme, prostaglandin H2 synthase, और जिसको साइक्लोऑक्सीजिनेज भी कहा जाता है। सो ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब ग्लूकोसिनाइड्स आर सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी पैराक्राइन हार्मोन, जो क्या करते हैं आसपास के सेल में काम करता है। पैराक्राइन मतलब पास, ठीक है। पैराक्राइन, सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्सटेंस दैट एक्ट ओनली ऑन द सेल्स नियर पॉइंट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू एक्ट ऑन सेल इन अदर टिश्यूज और ऑर्गन। तो जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो यहाँ से जो सीक्रेट होगा ये दूसरे सेल में एक रिसेप्टर रहेगा जो एक्सेप्ट करेगा। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सीक्रेट करेगा, तो दूसरा जो सेल है ये एक्सेप्ट करके ये ट्रांसड्यूस करेगा सिग्नल को, मतलब ये अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करेगा, तो ये सिग्नल विल बी रेगुलेटेड। सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इन द इन्फ्लेमेशन, फीवर, पेन एसोसिएटेड विथ इंजुरी और डिजीज। सो प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से बनता है, कंटेंट्स 5 कार्बन रिंग। सो जैसे ये रहा प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड लिकोट्राइन, ध्यान रखिए, आराम से आपका नंबर मिल जाएगा। अच्छा, और क्या, वर्किंग विद लिपिड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जाएंगे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट में। तो मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे ह्यूमन माइलिन शीथ में जैसे फॉस्फोलिपिड प्रोटीन है, इसके हिसाब से जो रेशियो है कैसे अलग अलग हो सकता है। जैसे माउस लीवर में स्टेरॉल का कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल रहता है, अदर लिपिड्स क्या रहता है। अच्छा, और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने ये आपको बता दिया कि इनर मोनोलेयर और आउटर मोनोलेयर में क्या डिफरेंस है। जैसे फॉस्फेटिडिल इनर मोनोलेयर में ज़्यादा पाया जाता है, तो जो मैंने आपको अभी बताया कि जब एपोप्टोसिस होता है ये बाहर निकल जाता है, एनेक्सिन 5 से स्टेन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉस्फेटिडिल कौन से चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, बस ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैसे आइसोलेट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट करने में उतना मुश्किल नहीं लगता है। सो इफ़ यू चेंज इन द पीएच, चिलेटिंग एजेंट, यूरिया कार्बोनेट, ये एक एक लाइन एक एक सवाल बन सकता है, या मैच द फॉलोइंग सवाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर वेरी इजी टू आइसोलेट एंड इट कैन बी आइसोलेटेड बाय दिस चेंज इन द पीएच, चिलेटिंग एजेंट, यूरिया कार्बोनेट एंड ऑल। नेक्स्ट इज जैसे आपका डिटर्जेंट से आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। तो मैंने आपको डिटर्जेंट के बारे में बता दिया, कैटायन आयनिक डिटर्जेंट एंड उसके साथ साथ नॉन आयनिक डिटर्जेंट के बारे में। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को कैसे आइसोलेट करेंगे, ये हो गया। अब दूसरा है हाइड्रोपैथी प्लॉट। हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या बना देता है, जो आपका इट विल बी जैसे इट डिपेंड्स ऑन फ्री एनर्जी ट्रांसफ़र। इसको अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो और काफ़ी इंटरेस्टिंग से चीज़ें पता चल जाता है। सो ओवरऑल हाइड्रोपैथी इंडेक्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज एसेंशियल बाय समिंग फ्री एनर्जी फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रेसिड्यू इन द सीक्वेंस। इसका मतलब है
अब पास करने के लिए हाइड्रोपैथी इंडेक्स मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट कितना रीजन इंटीग्रल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करता है। सो अगर देखेंगे ये है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। सो बैक्टीरियोरोडोप्सिन जैसे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्सेस हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इनके स्पैन में इनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो ऑब्वियसली जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। तो ये तो हाइड्रोफोबिक होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है जो पोलर होता है। सो जितने रीजन्स हाइड्रोफोबिक होंगे तो उतने रीजन्स आर विल बी अ पार्ट ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, सो दैट विल बी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो हाइड्रोपैथी प्लॉट किस लिए यूज़ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लिपिड एंकर मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्टेरिलाइजेशन, फेनेसिलेशन, पामिटोइलेशन किसके ऊपर होता है, जैसे सिस्टीन और सेरीन के ऊपर होता है, पामिटोइल ग्रुप अटैच होता है। एन मिरोसिटाइल इन एमिनो टर्मिनल ऑफ ग्लाइसिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि अमीनो एसिड मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन्स। उसके साथ साथ फ्रेनोसेल ग्रुप जैसे ये सिस्टीन के साथ अटैच होता है। जीपीआई एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन टू द कार्बोक्सी टर्मिनस, जैसे ये आपका इनोसिटॉल है उसके साथ जो सी टर्मिनल है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। सो दीज आर एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब उसके साथ साथ फ्लिपेज फ्लॉपेज स्क्रैम्बलेज का डेफिनेशन से, फ्लिपेज फ्लॉपेज स्क्रैम्बलेज यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे फ्लॉपेज एबीसी टाइप ट्रांसपोर्टर है विच मूव्स फॉस्फोलिपिड फ्रॉम साइटोसोलिक टू आउटर लिपलेट। तो यहाँ से जो इन साइटोसॉल है उससे बाहर की तरफ। फ्लिपेज क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप बाहर से अंदर, फ्लॉप अंदर से बाहर, फ्लिप फ्लॉप ऐसे याद रख सकते हैं। स्क्रैम्बलेज दोनों तरफ का मूवमेंट कर सकता है। फ्लिपेज इज ए पी टाइप एटीपीएज, फ्लिपेज इज ए पी टाइप एटीपीएज मूव्स फॉस्फेटिल इथैलोनोमिन एंड सेरीन फ्रॉम आउटर टू साइटोसोलिक लिपलेट। बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोर्ट में आ जाइए। ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में हमने अभी बताया। एक है सिंपल डिफ्यूज़न, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में आपको क्या दिखाता है, काइनेटिक्स अगर देखेंगे तो ये एंजाइमेटिक काइनेटिक्स जैसा एक भीमैक्स रहता है, जैसे अभी आपने एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसमें देख सकते हैं कि एक भीमैक्स रहता है, हाफ ऑफ भीमैक्स, जिसको हम कि कैडिजिकल टू हाफ ऑफ भीमैक्स ऐसे बताते हैं। उसको हम जब प्लॉट भी करते हैं सो इट मेंटेन्स ऑब्वियसली फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इमीडिएट पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके साथ साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है, इट फॉलोज दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेजेंस के ऊपर, जैसे GLUT2 कहाँ पे आ जाता है, लीवर, पैनक्रियाटिक, ये रैंडम क्वेश्चन है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट ये चार्ट एक बार देख के जाइए कि क्वेश्चन बनता है। GLUT2, GLUT4, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। GLUT2, GLUT4, उसके साथ साथ और क्या, यूबिक्विटिस GLUT1, और क्या क्या है, ये क्या करता है, रिमूव एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, जैसे लीवर, पैनक्रियास, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हार्ट, ब्रेन, किडनी में GLUT10 पाया जाता है। सो ये एक ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर का हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और मैंने बताया इनसाइड दैट पार्ट एक हो गया आपका ये, जैसे डिवीजन विथ ट्रांसपोर्टर, सिंपल डिवीजन विदाउट ट्रांसपोर्टर, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ट्रांसपोर्टर क्या कर देता है, फॉर मॉलिक्यूल्स एंड आयन बाइंड द सबस्ट्रेट विथ हाई स्पेसिफिसिटी, कैटलाइज द ट्रांसपोर्ट एट रेट वेल बिलो द लिमिट, सो इट्स एक्ट लाइक एंजाइम। सो एंजाइमेटिक आप प्रोसेस में जानते हैं कि बहुत फास्ट रेट से काम होता है। सो ऑब्वियसली ये रेट फास्ट हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। अच्छा, और क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ABC टाइप ट्रांसपोर्टर थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, जिससे अब सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, क्लोराइड आयन चैनल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ABC टाइप ट्रांसपोर्टर। क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सिस्टिक फाइब्रोसिस ABC टाइप ट्रांसपोर्टर में आता है, ABC टाइप ट्रांसपोर्टर, ABC टाइप ट्रांसपोर्टर, इट इज़ अ क्लोराइड आयन चैनल, फिनाइल 508 पे डिलीशन होता है। सर तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्लोराइड आयन चैनल होता है, फिनाइल 508 म्यूटेशन के वजह से ये काम नहीं कर पाता, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनेली। सो हम दूसरा पार्ट में, तो बस इतना ही, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इतना चीज़ आप देख लेंगे, इट इज़ मोर देन होना। सेलुलर ऑर्गेनेल में हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल में क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज सेल ऑर्गेनेली। तो
तो सेल ऑर्गेनेली में आपको क्या करना है, सेल ऑर्गेनेली, इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हर एक जो आपके जो सेलुलर ऑर्गेनेली है उनका आपको फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे ये अगर मैं शुरू करूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईआर में आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर में आता है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, सो इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। सो ये स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में मदद करता है। सो ये स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में मदद करता है। राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप ऑब्वियसली जानते हैं राइबोसोम रहते हैं, सो इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ different organic compounds including alcohol in the liver, of drugs in the liver, very important, आप नोट डाउन कर लीजिए। राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हैं। उसके साथ साथ रेगुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम इन द, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का रिलीज ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जैसे अभी मैंने बताया इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब दूसरा है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट वाला काम है एक बार हम लोग सेलुलर ट्रैफिकिंग में पढ़ लेंगे। सो ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि जो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। एक है एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, और दूसरा है आपका पोलिंग ग्लाइकोसाइलेशन इन द गोल्गी। सो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो गोल्गी में होता है। सो ईआर के साथ आता है आपका गोल्गी का काम। सुसाइड बैग बोला जाता है ऑब्वियसली, कैमिलियो गोल्गी, ये सब सभी लोग जानते हैं। सो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कौन से अमीनो एसिड पे होता है, और आपका ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन इज हैपनिंग ऑन कौन सा अमीनो एसिड, और आपका ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन इज हैपनिंग ऑन विच अमीनो एसिड, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रहा आपका ग्लाइकोसाइलेशन इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो ये आपका फंक्शन हो गया, ये ध्यान रखिए बस, दैट इज फाइनल। अच्छा, और क्या है, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, ऑटोफैजी लाइसोसोम सभी लोग सब जानते हैं। एसिडिक हाइड्रोलेज रहते हैं इसमें, अब इसमें क्या रहता है एसिडिक हाइड्रोलेज, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट हाईलाइट करते जा रहा हूँ। एसिडिक हाइड्रोलेजेस, और उसके साथ साथ जो लाइसोसोम इज जो आपका एसिडिटी मेंटेन होता है, इट इज़ विया H+ ATPase, प्रोटॉन पंप रहता है H+ ATPase। बस हो गया यहाँ पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे लाइसोसोम एक मैंने तो बता दिया आपको, टे-सैक डिजीज़ ये सब के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, टीम टॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोटीन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देख के जाना पड़ेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम टीम एंड टॉम होता है, ट्रांसलोकेज फॉर द आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसपोर्ट पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अच्छा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन किसमें, कार्डियोलिपिन्स पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन पाया जाता है, और ट्रांसपोर्टर का नाम है टीम टॉम। अच्छा, ये रहा सेमी ऑटोनोमस नेचर का होता है जेनेटिक मटेरियल, ये तो सभी जानते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये सब गलती नहीं करके आना है, आपको ध्यान रखना है कि गलती ना हो। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी एक बार देख लीजिए, प्लास्टिड, प्लाज्मिक पैरोक्सिसोम बस बचा है, और न्यूक्लियोलस। प्लास्टिड, पैरोक्सिसोम, प्लास्टिड का काम सभी लोग जानते हैं, उसमें कुछ है नहीं। प्लांट भाक्यूल, ये भी बहुत आसान है। क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, एक बार देख लेना। प्लास्टिड, इसके साथ साथ पैरोक्सिसोम,
पैरोक्सीसोम। पैरोक्सीसोम में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ये पैरोक्सीसोम में होता है। सो बीटा ऑक्सीडेशन पैरोक्सीसोम में होता है। सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, इसको माइक्रोबॉडीज़ भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोबॉडीज़, ठीक। और इसके पास कैटलेज, ऑब्वियसली दे हैव दिस बीटा ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ दे हैव द एंजाइम नोन एज कैटलेज। डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा कि कैटलेज एंजाइम किसके पास प्रेजेंट होता है, सो कैटलेज इज प्रेजेंट इन द पैरोक्सीसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एंड उसके साथ साथ ग्लाइऑक्सीसोम कंटेन्स एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेट फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइक्लेज। अच्छा, स्पेशलाइज्ड पैरोक्सीसोम जो प्लांट में पाया जाता है, स्पेशलाइज्ड पैरोक्सीसोम जो प्लांट में पाया जाता है, दैट इज नोन एज ग्लाइऑक्सीसोम। क्या नाम बता रहा हूँ, ग्लाइऑक्सीसोम। जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, वो होता है प्लांट में। ऑब्वियसली एंजाइम का नाम है, दैट इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को करने में मदद करता है। सो ये रहा आपका पैरोक्सीसोम का काम। अब उसके साथ साथ आता है डिफेक्ट इन, ये बहुत बड़ा एक है कि जो एक सिंड्रोम है, जैसे नाम यहाँ पे लिखना चाहूँगा मैं, दैट इज ZELLWEGR सिंड्रोम। ये है डिफेक्ट इन पैरोक्सीसोम, डिफेक्ट इन पैरोक्सीसोमल एंजाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कॉन्जेनिटल डिफेक्ट इन पैरोक्सीसोम, ठीक है, ये कॉन्जेनिटल टाइप डिसऑर्डर होता है, बस इतना ध्यान रखिए। और न्यूक्लियस के इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियस, रैन जीटीपी रैन, दैट इज न्यूक्लियर जो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर एनपीसी, रैन जीटीपी के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना ही काफ़ी है आपका सेल ऑर्गेनेली में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन, अच्छा सेल साइकिल, साइटोस्केलेटन एंड सेल सिग्नलिंग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, और उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।